प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को हाल के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाओं की दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत। चैलेंज का मकसद लोकल बने हुए ऐप को बढ़ावा देना और नए ऐप बनाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में पौधारोपण कर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत। कहा, देर शाम तक 25 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य करेंगे प्राप्त। और गुरु पूर्णिमा आज। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने ट्वीट कर लोगों को दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर की गुरुओं की पूजा अर्चना। नमस्कार, मैं दिलशाद। समाचार विस्तार से। सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को हाल के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी दी। राष्ट्रपति ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। कोरोना संकट को अवसर में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए कदम उठाए हैं और अब डिजिटल दुनिया की बदलती चुनौतियों को देखते हुए ऐप के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज, जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े ऐप विकसित करने के लिए मदद भी दी जाएगी। 2 तरीकों से ये चैलेंज काम करेगा: बने हुए ऐप को बढ़ावा देना और नए ऐप बनाना। बेहतरीन और पेशेवर आईटी प्रोफेशनल्स के मामले में भारत दुनिया का सबसे साधन संपन्न देश है। अब देश को एप्लीकेशन यानी ऐप के मामले में भी आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत की है। इसका मकसद है देश में इनोवेटिव ऐप का इकोसिस्टम तैयार करना। अपने ट्विटर अकाउंट पर इस चैलेंज का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, आज विश्व स्तरीय मेड इन इंडिया ऐप्स बनाने के लिए तकनीकी और स्टार्टअप समुदाय में अपार उत्साह है। इसके लिए @GOLMEITY और @AIM2Innovate मिलकर आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज शुरू कर रहे हैं। अपने लिंक्डइन अकाउंट पर चैलेंज के बारे में विस्तार से पीएम मोदी ने जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ये चैलेंज 2 ट्रैक पर चलेगा। पहला चैलेंज देश के मौजूदा ऐप को प्रोत्साहित करने का होगा। दूसरी चुनौती नए विश्व स्तरीय ऐप बनाने की। ई लर्निंग, वर्क फ्रॉम होम, गेमिंग, व्यापार, मनोरंजन, सोशल नेटवर्किंग और अन्य क्षेत्रों से जुड़े हो सकते हैं ऐप को विकसित करने में और आगे बढ़ाने में सरकार की मिलेगी मदद। ट्रैक 1 मिशन मोड में चलेगा। 1 महीने के भीतर मौजूदा ऐप की होगी पहचान। ट्रैक 2 नए ऐप बनाने और उनको सही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने पर केंद्रित रहेगा। प्रधानमंत्री ने देश की युवा पीढ़ी को परंपरागत खेलों को आगे बढ़ाने और बुजुर्गों की चुनौतियों को कम करने के लिए नए ऐप बनाने के सुझाव भी दिए। हमारी युवा पीढ़ी के लिए भी, हमारे स्टार्टअप्स के लिए भी यहाँ एक नया अवसर है और मजबूत अवसर है। हम भारत के पारंपरिक इंडोर गेम्स को नए और आकर्षक रूप में प्रस्तुत करें। उनसे जुड़ी चीजों को जुटाने वाले, सप्लाई करने वाले स्टार्टअप्स बहुत पॉपुलर हो जाएंगे। और हमें ये भी याद रखना है, हमारे भारतीय खेल भी तो लोकल है और हम लोकल के लिए वोकल होने का प्रण पहले ही ले चुके हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है या फिर आपको लगता है कि कुछ अच्छा करने का दृष्टिकोण और क्षमता है, तो टेक कम्युनिटी के साथ जुड़ जाइए। हाल ही में देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे के मद्देनजर 59 चीनी मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित किया है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश में ऐसे ऐप बनेंगे जो न सिर्फ यहाँ की जरूरतें पूरा करेंगे बल्कि दुनिया के लिए भी जरूरी होंगे। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय, डीआरडीओ और टाटा सन्स द्वारा दिल्ली कैंट इलाके में 12 दिनों के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 अस्पताल का ढांचा बनाकर
तैयार किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अस्पताल का दौरा किया और मरीजों के लिए विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस मौके पर उपस्थित थे। इस अस्थायी अस्पताल में कुल 1000 बेडों की व्यवस्था की गई है, जिनमें से 250 आईसीयू बेड हैं। अस्पताल का मुआयना करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस अस्पताल का निर्माण विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के मुताबिक हुआ है, जिसका उद्देश्य कोरोना के मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराना है। ये कोरोना मरीजों के लिए एक टेम्पररी हॉस्पिटल बना है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसको 12 दिन के अंदर ही यह तैयार किया है। मुझे यह भी जानकारी दी गई कि लगभग 250 से अधिक इंटेंसिव केयर यूनिट्स यहाँ पर हैं। वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन और अन्य सारी सुविधाएं तो यहाँ पर उपलब्ध हैं ही। अपने में परफेक्ट हॉस्पिटल है। मैंने WHO की जो भी गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही इस टेम्पररी हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। सब 1000 बेड। आपको बता दें कि आज वन महोत्सव के अवसर पर प्रदेश भर में एक दिन में रिकॉर्ड 25 करोड़ पौधारोपण किया जा रहा है। लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवन पूजन कर पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ वन मंत्री दारा सिंह चौहान मौजूद रहे। उन्होंने भी वृक्षारोपण कर इस अभियान में हिस्सा लिया। अन्य स्थानों पर मंत्रियों, विधायकों और सांसदों ने वृक्षारोपण कर इस अभियान को आगे बढ़ाया। इस वृहद अभियान में वन विभाग के अलावा 26 अन्य विभाग भी शामिल हैं, जो वृक्षारोपण अभियान को गति प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए वृक्षारोपण अभियान को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि हमें गंगा और यमुना की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखना है, तो हमें अपनी नदी संस्कृति से जुड़ी हुई भारत की सनातन संस्कृति की प्रतीक गंगा यमुना के सभी तटवर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे इस बात की भी अत्यंत प्रसन्नता है कि देर शाम तक हम लोग 25 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। वृक्षारोपण एक साथ आज की तिथि पर करने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ हुआ है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को गुरु पूर्णिमा की भी और वन महोत्सव के इस भव्य आयोजन की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान भी हम कोरोना के बचाव और उपचार से संबंधित जो प्रोटोकॉल जारी हुआ है उसका पालन करते हुए इस महाअभियान में भागीदार बन सकते हैं। यह वन महोत्सव का बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का यह अभियान उसका साक्षी बन रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि प्रातः काल से ही प्रदेश के सभी 75 जनपदों में अलग अलग स्थानों पर इस कार्यक्रम के प्रति अलग ही जुनून और जोश देखने को मिल रहा है। अब तक 5 करोड़ 30 लाख से अधिक वृक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर लग चुके हैं और इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। जो हमने लगाया है वो जमीन पे दिखने लगा है और यही कारण है माननीय मुख्यमंत्री की ईमानदारी से पौधा जो लगे वो दिखना चाहिए, इसलिए थर्ड पार्टी मार्केटिंग की व्यवस्था करके हमने पूरे प्रदेश में वो ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए हमने ईमानदारी से प्रयास किया है। आने वाले दिन में वो दिखेगा भी। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन वृक्षारोपण अभियान 2020 के तहत विधि एवं न्याय मंत्री बृजेश पाठक ने अपने विधानसभा क्षेत्र नरही प्राइमरी स्कूल सहित अपने आवास पर वृक्षारोपण किया। श्री पाठक ने लोगों से अपील की है कि इस अभियान के तहत प्रत्येक नागरिक वृक्षारोपण कर अपने बच्चों की तरह उस पेड़ को भी देखभाल करे। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष आज के दिन 22 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए थे और इस वर्ष 25 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है।
वन महोत्सव सप्ताह गत वर्षों की भांति उत्तर प्रदेश सरकार बड़े धूमधाम से मना रही है। आज इसी संदर्भ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी पौधरोपण करके वन महोत्सव सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। आज मैंने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में आम का पौधा लगा करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। पिछली वर्ष हम लोगों ने 22 करोड़ पौधे लगाए थे। इस वर्ष उससे भी बढ़ करके 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हम उत्तर प्रदेश के और अपनी विधानसभा क्षेत्र के सभी निवासियों से अपील करते हैं कि हम सब लोग अपने बच्चों की तरह एक पौधा लगाएं और बच्चे को जैसे हम पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, वैसे पौधे को भी हम पाले पोसे बड़ा करें। जब वो फल देने लगे उसके बाद ही उसकी चिंता छोड़ें और बच्चे की तरह पौधे को अपने घर का सदस्य मान करके उसे आगे बढ़ाने का काम करें। वहीं मेरठ की मवाना तहसील के हस्तिनापुर ब्लॉक में आज प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और मेरठ के प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पीपल और बरगद के पेड़ लगाकर वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। मेरठ जिले में वृक्षारोपण अभियान के तहत 24 लाख पौधे रोपे जाएंगे, जिनमें फलदार पौधों के साथ साथ औषधीय पौधे भी होंगे। वृक्षारोपण के बाद ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि पर्यावरण है तो जीवन है और आने वाले समय में प्रदेश में अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहे और हवा भी शुद्ध रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को वृक्षारोपण के लिए जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि वृक्ष है तो जीवन है। ऊर्जा मंत्री ने कानपुर की घटना पर कहा कि यह बहुत दुखद घटना है। प्रदेश सरकार शहीदों के परिवारों के साथ है। जो भी आरोपी हैं उन्हें पकड़ने के लिए टीमें लगी हुई हैं और उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 25 करोड़ पौधों का लक्ष्य तय किया है और वहीं मेरठ के अंदर 24 लाख पौधे, क्योंकि पर्यावरण है तो जीवन है और आने वाले समय में अधिक से अधिक हम लोग वृक्षारोपण पर ध्यान दे रहे हैं। आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको भी हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में, ग्राम पंचायतों में प्रत्येक नागरिक से आग्रह कर रहे हैं कि भाई आप वृक्षारोपण करिए, क्योंकि वृक्ष है तो जीवन है। बहुत दुखद घटना है और पूरा प्रदेश, पूरी सरकार शहीदों के परिवारों के साथ है और जो भी आरोपी हैं बचेंगे नहीं। सख्ती के साथ कई टीमें हमारी काम कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र रखें और लगातार समीक्षा कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण का महाअभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज बरेली में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत की। उन्होंने कंथुरिया ग्राम सभा में वृक्षारोपण किया। इस स्थान पर 14,000 पेड़ लगाए गए हैं, जिसमें नीम, पीपल और पाकड़ के पेड़ भी लगाए गए हैं। यहां लगाए गए वृक्षों का संरक्षण सेना द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पेड़ों का लगाया जाना जीवन के लिए जितना आवश्यक है उतना ही उनका संरक्षण भी किया जाएगा। आज से वृक्षों के संरक्षण का काम, वृक्ष लगाने का कार्य चल रहा है, पर उत्तर प्रदेश में हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी चिंता के साथ इस काम में लगे हैं। पिछले साल भी हमने देखा था एक लक्ष्य रखकर पेड़ लगाए गए और ऐसे पेड़ लगाए गए कि उनको कैसे बने रहें इसकी चिंता की गई। आज भी यहाँ पर मैं प्रशासन को बहुत बधाई दूंगा। ऐसे स्थान पर पेड़ लगाए जा रहे हैं कि जो आगे भी संरक्षित रहेंगे। ये डिफेंस लैंड है और निश्चित रूप से यहाँ पर लगा पेड़ अच्छे ढंग से आगे बढ़ने का काम करेगा। तो मेरी शुभकामनाएं, और आज पेड़ों की जरूरत है। इधर लखनऊ के फर्रुखाबाद ब्लॉक चिन्हट में आज वृक्षारोपण अभियान 2020 के तहत 30,000 पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसमें 10,000 पौधे पंचायती राज विभाग लगाएगा और मनरेगा के तहत 19,571 पौधे लगाने का लक्ष्य है। खंड विकास अधिकारी पूजा सिंह ने बताया कि गरीबों में न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए ब्लॉक में फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। साथ ही औषधीय वाटिकाएं भी बनाई जा रही हैं, जिनमें गिलोय, एलोवेरा, तुलसी जैसे औषधीय पौधे लगाए जा रहे हैं, जिनका रखरखाव ग्राम पंचायत कराएगी। हमारे ब्लॉक चिन्हट में इस वक्त 30,000 पौधे लगाए जा रहे हैं पूरे ब्लॉक में, जिसमें पंचायती राज विभाग के 10,000 के करीब पौधे हैं और मनरेगा के तहत 19,571 पौधों का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जो अलग चीज़ है वो ये है कि हम लोग पौधे फलदार लगा रहे हैं और उसमें पोषण वाटिका का निर्माण किया जा रहा है,
क्योंकि भारत में जो माल न्यूट्रिशन की दिक्कत है, भुखमरी की जो दिक्कत है, उसको टैकल करने के लिए और सही तरीके से गरीबों को न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए फलदार पौधे जैसे हम लोग आंवला लगा रहे हैं, अमरूद लगा रहे हैं, अमलतास लगा रहे हैं। इसके अलावा औषध वाटिकाएं बनाई जा रही हैं जिसमें आपके गिलोय, एलोवेरा, तुलसी इनको लगाया जाएगा और ये ग्राम पंचायत को सौंप दिया जा रहा है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी के एक सफल और भव्य कार्यक्रम में पर्यावरण को दूर करने के लिए और गरीबी उन्मूलन के लिए आज जो कार्यक्रम बृहद वृक्षारोपण का कराया जा रहा है, उससे जो है हमारे प्रदेश में जो है पर्यावरण की जो एक ये समस्या है वो दूर होगी। जो पेड़ डेली कट रहे हैं वो हमारे पेड़ पौधे बढ़ेंगे, साथ साथ मजदूरों को रोज़गार मिलेगा, गरीब परिवार को जो है भरपेट भोजन मिलेगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज एक अनूठा प्रयोग इस ग्राम पंचायत फर्रुखाबाद में NRLM के महिलाओं के द्वारा और मनरेगा के कन्वर्जन से आज एक बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। आज को जो कार्यक्रम वृक्षारोपण दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है और वृक्ष लगाने से के साथ हमारे जितने ग्राम में मनरेगा का जो गरीब लोग हैं, जो हमारे महिलाएं हैं, नौजवान हैं, उनको इससे रोज़गार भी मिलेगा। यहाँ पे 700 पेड़ों का लगाने का लक्ष्य है, बगल में 800 पेड़ लगाने का लक्ष्य है और सारे पेड़ फलदार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर देशवासियों को बधाई दी और ट्वीट करके कहा कि इस पावन अवसर पर देशवासियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने गुरुजनों की शिक्षा और संस्कार को देश और समाज के लिए सार्थक बनाएं। इसी से हमारे गुरुजनों को संतोष मिलेगा। हमारी परंपरा में मानव जीवन के जिन 3 ऋणों की कल्पना की गई है उसमें गुरु ऋण अध्ययन, अध्यापन और ज्ञान के विकास और प्रसार से चुकाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हमारे सांस्कृतिक उत्कर्ष को आधार और दिशा देने वाले आदरणीय गुरुजनों के श्री चरणों का सादर स्मरण करता हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। जीवन को सार्थक बनाने वाले गुरुओं के प्रति सम्मान प्रकट करने का आज विशेष दिन है। इस अवसर पर सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमन। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान बहुत ही आदरणीय है। गुरु एक सेतु है जो ज्ञान और शिष्य को जोड़ता है। एक गुरु अपने ज्ञान रूपी अमृत से शिष्य के जीवन में धर्म और चरित्र जैसे बहुमूल्य गुणों का सिंचन कर उसके जीवन को सही दिशा व अर्थ प्रदान करता है। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर योगीराज गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना की। उसके पश्चात गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और पूजा अर्चना कर उन्हें याद किया। मुख्यमंत्री ने मंदिर के अंदर विभिन्न महंतों को उनकी मूर्तियों पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु और शिष्य परंपरा का निर्वहन कर लोग अपने गुरु को याद कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। इस गुरु पूर्णिमा पर गोरखनाथ मंदिर में कोरोना महामारी के मद्देनजर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। आज गुरु पूर्णिमा है। वाराणसी गुरुओं की नगरी है जहां पर हर विधा के गुरु के आश्रम और निवास हैं तथा हर विधा की शिक्षा दी जाती है। ऐसे में वाराणसी में गुरु पूर्णिमा पर लाखों की संख्या में भक्त अपने गुरु को श्रद्धासुमन अर्पित करने आते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार गुरुओं के शिष्यों को वाराणसी आकर गुरुओं का दर्शन वर्दन करना मुश्किल हो गया। सभी सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं और कोरोना की लड़ाई में कोरोना का मात देने के लिए लोग नगण्य संख्या में आश्रम आ रहे हैं। लेकिन आश्रम के मठाधीश और गुरुओं ने साफ मना कर दिया है कि कोई भी शिष्य आश्रम के अंदर नहीं आएगा। साथ ही साथ इस संबंध में सूचना भी बाहर लगा दी गई है। ऐसे में भक्तगण दरवाजे पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धा के साथ वापस जा रहे हैं और गुरु पूर्णिमा की काशी की परंपरा का निर्वहन। गुरु पूर्णिमा पर्व हर साल यहाँ लाखों लोगों की भीड़ होती थी भक्तों की। इस बार कोविड-19 महामारी के कारण
ये गुरु पद संभव राम बाबा जी का एक आदेश था कि सब लोग अपने घर पर रह के गुरु पूजन करें और किसी भी आश्रम किसी भी शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु पूर्णिमा पर कोविड-19 के चलते बाबा का आदेश हुआ था कि कोई भी अंदर नहीं जाएगा और गुरु पूर्णिमा पर सब लोग अपने घरों पर मनाएंगे, इसलिए हम लोग आश्रम पे अपना बाहर से ही दर्शन पूजन करके जा रहे हैं। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर लगभग 60% से ज्यादा हो गई है। देश में इस समय कुल कोरोना वायरस से सक्रिय मामले 2,44,000 को पार कर चुके हैं, जबकि 4,09,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में 2,42,383 नमूनों की जांच की गई है। और अगर दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या 1,11,00,000 से ज़्यादा हो गई है। इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आने से अब तक 5,28,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक विश्व में कोविड-19 के सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका में मरीजों की संख्या 28,36,654 है। कोविड-19 के मामलों में ब्राज़ील दूसरे और रूस तीसरे स्थान पर है। ब्राज़ील में 15,39,000 लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं और अब तक 63,000 से ज़्यादा लोग इस बीमारी का शिकार हो गए हैं। वहीं रूस में संक्रमित होने वाले मरीजों का आंकड़ा 6,73,000 को पार कर गया है। रूस में अब तक 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस की वैक्सीन 15 अगस्त तक बना लेने की अंतिम तारीख तय करने से जुड़े मामले पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सफाई जारी की है। ICMR ने कहा है कि वैश्विक रूप से स्वीकृत नियमों के तहत ही फास्ट ट्रैक वैक्सीन बनाई जाएगी। ICMR का कहना है कि वैक्सीन की प्री क्लिनिकल स्टडी सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। अब ह्यूमन ट्रायल के फेज 1 और फेज 2 की शुरुआत होनी है। वैक्सीन को लेकर ICMR की प्रक्रिया विश्व स्तर पर स्वीकृत मानदंडों के अनुसार ठीक है। ICMR का कहना है कि हमारा उद्देश्य जल्द से जल्द सभी को पूरा करना है ताकि बिना किसी देरी के जनसंख्या आधारित परीक्षणों की शुरुआत की जा सके। गौरतलब है कि हाल ही में कोवैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की इजाजत मिली है। ICMR के मुताबिक जारी पत्र के मुताबिक 7 जुलाई से ह्यूमन ट्रायल के लिए एनरोलमेंट शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर सभी ट्रायल सही हुए तो उम्मीद है 15 अगस्त तक कोवैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है। जालौन जिले में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और जिले में इनकी संख्या बढ़कर 197 हो चुकी है, जिसमें से 7 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मृत्यु भी हो चुकी है। लेकिन जिले में लगातार बढ़ते मामलों के बीच एक राहत की खबर यह है कि जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है और ये संख्या आज बढ़कर 152 तक पहुंच चुकी है, जो लगभग 70% से ज़्यादा है। कोरोना वायरस से जंग जीतने में युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग भी पीछे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आज जालौन में देखने को मिला, जिसमें एक 95 वर्ष की वृद्ध महिला ने कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ते हुए उसे मात दे दी और आज पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर चली गई। गौरतलब है कि जालौन के जिला मुख्यालय उरई राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक 95 वर्षीय महिला कोरोना वायरस से संक्रमित थी, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज में पिछले 14 दिनों से चल रहा था। लेकिन आज उस महिला ने कोरोना से जंग जीत ली और उसकी कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव आई। रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद डॉक्टरों की टीम ने महिला के हौसले को सलाम करते हुए, तालियां बजाते हुए, वृद्ध महिला के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए उसे मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज कर घर भेज दिया। जहां तक राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन की बात है, यहां पर 194 मरीज लगभग पॉजिटिव आए थे और 152 ठीक होकर के जा चुके हैं और ऑन बेड अभी हमारे पास 11 हैं। हाँ, हमारे यहाँ से अभी आज 4 लोगों को यहाँ पर सफलतापूर्वक इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया है। इनमें से एक माताजी की उम्र 95 साल है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक उम्र अपने आप में कोमॉर्बिड कंडीशन होती है और 95 वर्ष की उम्र, इसमें जहाँ पर इम्यूनिटी का सिस्टम, जहाँ प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, ऐसे मरीज भी यहाँ से ठीक होकर के गए हैं।
और इधर लखनऊ में आज से स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने कोरोना के संदिग्ध मरीजों का डेटा जुटाने और संचारी रोगों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए घर घर पहुंच रहे हैं। लखनऊ के लिए 2000 टीमों का गठन किया गया है। टीम के सदस्य घर घर जाकर घर के प्रत्येक सदस्यों की थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, साथ ही उनकी गंभीर बीमारियों के बारे में डेटा भी जुटा रहे हैं। साथ ही टीम के सदस्य लोगों के बीच जाकर ये भी निरीक्षण कर रहे हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं। टीम के सदस्य लोगों से मास्क लगाए रहने की अपील भी कर रहे हैं। इसके साथ ही वो संचारी रोगों के बारे में भी लोगों से साफ सफाई रखने की अपील कर रहे हैं। टीम में शामिल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि यदि किसी के घर में 2 या 3 से अधिक लोगों का तापमान ज़्यादा होता है तो उसका डेटा रिपोर्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद मेडिकल टीम आकर उनका सैंपल लेती है। दिनांक 5 तारीख से लेकर के लखनऊ जनपद में हमारे हर प्रत्येक घर तक 2 सदस्यीय एक टीम अगले 10 दिन तक विजिट करेगी। मुख्य उद्देश्य हमारी जो ये टीम जो बनाई गई 2 सदस्यीय टीम है, उनका उद्देश्य ये होगा कि सभी कंटेनमेंट जोन्स और नॉन कंटेनमेंट जोन्स उनके अंदर सारी और ILI, सारी मतलब सांस संबंधी समस्याओं वाले मरीजों का, और ILI खांसी जुकाम बुखार संबंधी समस्याओं से ग्रसित मरीजों की थर्मामीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर के माध्यम से और SpO2 नापने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से उन सभी लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उनका चिन्हीकरण करने के बाद उनका कोविड संबंधी आवश्यकता होने पर कोविड संबंधी सबकी जांच करा करके और कोविड धनात्मक पाए जाने पर उनको चिकित्सालयों में भर्ती किया जाएगा। साथ ही साथ सभी टीमें हमारे जो भी प्रत्येक घर तक पहुंचने के बाद उनकी मेडिकल हिस्ट्री का भी रिकॉर्ड लेंगी और उसमें कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस तरह की बीमारियों से ग्रसित मरीज अगर कोई भी व्यक्ति है उसका भी रिकॉर्ड लेंगी। तो लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग की टीमें अपना काम तो कर रही हैं। उम्मीद है लखनऊ वासी भी उनका सहयोग कर कोरोना से जंग में अपनी भूमिका निभाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर नगर जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर आलापुर तहसील अंतर्गत रामनगर ब्लॉक परिसर में प्रवासी मजदूरों व युवाओं के लिए वृहद ऋण मेले का आयोजन किया गया, जिससे वे अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें। इस अवसर पर जनपद अंबेडकर नगर के जिला उद्योग अधिकारी आशुतोष पाठक ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारे प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हुए हैं, इनका रोजगार छूट गया है। स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल जाने से अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और पलायन की समस्या दूर हो जाएगी। अग्रणी बैंक के महाप्रबंधक आशीष सिंह ने बताया कि शासन की विभिन्न योजनाओं में शामिल प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, इमरजेंसी क्रेडिट योजना के अंतर्गत युवाओं को यहां बुलाया गया है। प्रवासी कामगारों की काउंसलिंग की जा रही है कि किस प्रकार की ट्रेनिंग की उन्हें जरूरत है। शासन की स्कीमें हैं, विभिन्न तरह की प्रधानमंत्री की मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, इमरजेंसी क्रेडिट योजना, इन सारी योजनाओं के अंतर्गत सारे युवाओं को हम लोग यहाँ पे बुलाए हैं। प्रवासियों को उनका काउंसलिंग किया जा रहा है। अगर किसी प्रकार की ट्रेनिंग की जरूरत है तो उनको ट्रेनिंग के लिए प्रेरित किया जाता है। यदि वो पहले से ट्रेनर है तो उनको जिस योजना में लाभ मिला के लाभ हो सकता है, उस योजना का लाभ उनको दिलाने के लिए उनको लोन विभिन्न बैंकों में लोन अप्लाई कराए जा रहे हैं ताकि वो सकुशल हो जाए, यहीं पे रहे और बाहर जाने की जरूरत नहीं। कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारे प्रवासी मजदूर हैं जो प्रदेश के और देश के विभिन्न हिस्सों से हमारे जनपद में आए हुए हैं, तो इनका रोजगार छूट गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी और ये जरूरी भी है कि सारे प्रवासियों को उनके स्थानीय स्तर पर ही रोजगार दिलाया जाए। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार संबोधन में कहा है कि सारे लोगों को रोजगार स्थानीय स्तर पर मिल जाने से देश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी और लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिल जाएगा, जिससे जो पलायन की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को हाल के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाओं की दी जानकारी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत। चैलेंज का मकसद लोकल बने हुए ऐप को बढ़ावा देना और नए ऐप बनाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में पौधारोपण कर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत। कहा, देर शाम तक 25 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य करेंगे प्राप्त। और गुरु पूर्णिमा आज। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने ट्वीट कर लोगों को दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर की गुरुओं की पूजा अर्चना। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।